स्वागत है इस नए डीप डाइव में। आज हम एक बहुत ही गंभीर और दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। मान लीजिए मेट्रो में सफर चल रहा है, काफी भीड़-भाड़ है। हाँ, जो कि बहुत आम बात है। बिल्कुल। और अचानक पता चलता है कि जेब से स्मार्टफोन गायब है। तो एक पल के लिए घबराहट होती है, लेकिन फिर तुरंत दिमाग कहता है कोई बात नहीं, फोन में तो फेस आईडी है, फिंगरप्रिंट लॉक लगा है, कोई भी बैंकिंग एप्स नहीं खोल पाएगा। एकदम सही। ये एक ऐसी सोच है जो लगभग हर स्मार्टफोन उपयोगकर्ता के दिमाग में सबसे पहले आती है। तो आज हम वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला और अमन बाजपेयी के विधिक मंच से लिए गए विस्तृत नोट्स और केस फाइल्स के आधार पर इसी विषय की गहराई में जाएंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि फोन चोरी होना अब केवल एक उपकरण का नुकसान नहीं है, बल्कि वित्तीय सुरक्षा पर सीधा हमला है। बिल्कुल, ये अब एक बहुत बड़ा वित्तीय अपराध बन चुका है। हाँ, क्योंकि आजकल मोबाइल फोन सिर्फ बात करने का डिब्बा नहीं है। ये हमारी पूरी जिंदगी की तिजोरी की डिजिटल चाबी बन चुका है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक आम चोरी एक बड़े वित्तीय अपराध में कैसे बदल जाती है? देखिए, लोग स्क्रीन लॉक को एक अभेद दीवार मान लेते हैं। एक ऐसी तिजोरी जिसे बिना सही चेहरे या उंगली के निशान के खोला ही नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि अपराधियों को उस स्क्रीन लॉक की परवाह ही नहीं है। मतलब फोन चुराने वाले को फिंगरप्रिंट स्कैनर या पासपोर्ट से कोई मतलब ही नहीं है? एकदम नहीं। उनका असली लक्ष्य वो कांच और मेटल का डिब्बा है ही नहीं। उनका निशाना है उस फोन के अंदर छिपा एक छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा, यानी आपका सिम, मेरा मतलब है डिवाइस का सिम कार्ड। अच्छा, तो स्क्रीन लॉक तोड़ा ही नहीं जाता? सिम ट्रे को बाहर निकालते हैं और स्क्रीन लॉक वैसी की वैसी पड़ी रहती है। लेकिन ऐसा क्यों? मतलब फोन हैक क्यों नहीं करते? क्योंकि स्क्रीन लॉक को बाईपास करने में समय लगता है, तकनीकी विशेषज्ञता चाहिए होती है, लेकिन एक सिम को बाहर निकालने में मुश्किल से कुछ सेकंड लगते हैं। जैसे ही वो चुराया हुआ सिम कार्ड अपराधियों के किसी दूसरे डिवाइस में डाला जाता है, जिसे सिम स्वैपिंग कहते हैं। हाँ, सिम स्वैपिंग, बस वहीं से खेल शुरू हो जाता है। रुकिए, यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। अगर किसी ने वो सिम निकालकर किसी नए फोन में डाल दिया, तो क्या बैंक के सिस्टम को ये पता नहीं चलता कि जिस फोन से लेन देन हो रहा था उसका हार्डवेयर अचानक बदल गया है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मतलब हर फोन का अपना एक खास IMEI नंबर होता है ना? हाँ। तो बैंकिंग प्रणाली ये नहीं देखती कि एक मशीन बदल गई है? यहीं पर पूरी व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी सामने आती है। बैंकिंग प्रणाली और टेलीकॉम कंपनियों के बीच की जो सुरक्षा कड़ी है वो इस तरह काम ही नहीं करती। अच्छा। हाँ, जब सिम दूसरे फोन में जाता है तो टेलीकॉम नेटवर्क को जरूर पता चल जाता है कि डिवाइस बदल गया है, लेकिन बैंक का सिस्टम डिवाइस के हार्डवेयर को ट्रैक ही नहीं करता। ओह, तो बैंक क्या ट्रैक करता है? बैंक की पूरी पहचान और प्रमाणीकरण प्रक्रिया सिर्फ OTP पर टिकी है, जो सीधे उस मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। ये तो एक तरह से सिस्टम का अंधापन हुआ। बैंक ने ये मान लिया कि जिसके हाथ में सिम है वही असली मालिक है। बिल्कुल सही। इसे अगर एक उदाहरण से समझें तो ये एक स्मार्ट चाबी जैसा है। जब तक वो चाबी काम कर रही है, ताला ये नहीं देखता कि उसे कौन सा हाथ पकड़ के घुमा रहा है। जो भी हाथ चाबी लगाएगा, दरवाजा खुल जाएगा। ये स्मार्ट चाबी वाली तुलना एकदम सटीक बैठती है। जैसे ही सिम नए फोन में नेटवर्क पकड़ता है, बैंक के भेजे गए सारे OTP अपराधियों के पास पहुंचने लगते हैं। बाप रे, पैसे ट्रांसफर करने के लिए तो बैंकिंग ऐप चाहिए ना? हाँ, आमतौर पर तो यही लगता है। तो किसी भी UPI ऐप को सेट करने के लिए इंटरनेट चाहिए होता है। अगर अपराधियों के पास साधारण फीचर फोन हो तो बिना ऐप के खाते से पैसे कैसे गायब हो जाते हैं? यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिना स्मार्टफोन के फ्रॉड कैसे संभव है? यह सवाल हमें इस पूरी कार्यप्रणाली के सबसे खतरनाक हिस्से तक ले जाता है। इन कानूनी दस्तावेजों में एक खास तकनीक का जिक्र है, *99#। 99#? इसे USSD बैंकिंग सर्विस कहा जाता है। अपराधी किसी स्मार्टफोन या इंटरनेट का इंतजार नहीं करते, वे बस डायलर में जाकर ये कोड डायल करते हैं। 99#? अरे, ये तो वो पुराना तरीका है जिससे एक जमाने में प्रीपेड मोबाइल का बैलेंस चेक किया जाता था। बिल्कुल, वही काली और सफेद स्क्रीन वाला टेक्स्ट मेन्यू। हाँ, बिना इंटरनेट वाला। ये केवल मोबाइल नेटवर्क के बुनियादी सिग्नल पर काम करता है। इसे मूल रूप से भारत के ग्रामीण इलाकों के लिए बनाया गया था, ताकि जिनके पास इंटरनेट नहीं है वो भी डिजिटल बैंकिंग कर सकें। एकदम सही। इसे वित्तीय समावेशन का एक बड़ा कदम माना गया था। लेकिन अगर ये इतनी बुनियादी सेवा है तो ये इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे बन गई? अपराधी इस मेनू से UPI पिन कैसे बदल लेते हैं? पिन बदलने के लिए तो डेबिट कार्ड चाहिए होता है ना?
हमेशा नहीं। जब 99 हैश डायल किया जाता है तो स्क्रीन पर यूपीआई पिन रीसेट का विकल्प आता है। अच्छा। आजकल कई बैंक आधार नंबर और ओटीपी के जरिए पिन रीसेट करने की सुविधा देते हैं। तो बिना कार्ड के उन्हें आधार नंबर कहाँ से मिलता है? जब चुराया हुआ सिम किसी नए फोन में डाला जाता है तो अक्सर एसएमएस धड़ाधड़ आना शुरू हो जाते हैं। पुराने मैसेज, इनकम टैक्स के अलर्ट, ओह, समझ गया। या कई बार क्लाउड बैकअप के जरिए व्हाट्सएप चैट सिंक हो जाती हैं। लोग अक्सर अपने आधार कार्ड या पैन कार्ड की तस्वीरें एक दूसरे को भेज के रखते हैं, वहां से नंबर मिल जाता है। और क्योंकि सिम उनके पास है, आधार वाला ओटीपी भी उसी फोन पर आ जाता है। बिल्कुल। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो कैसे सिस्टम की एक सुविधा ही उसकी सबसे बड़ी भेद्यता बन गई है। मतलब जो सिस्टम समाज की सहूलियत के लिए बनाया गया था, वही हथियार बन गया। ये सुविधा और सुरक्षा के बीच की बहुत बड़ी कीमत है। एकदम सही कहा आपने। लेकिन अगर ये 99 हैश इतनी बड़ी समस्या है तो इसे बंद क्यों नहीं कर देते? क्योंकि भारत में आज भी करोड़ों लोग साधारण फीचर फोन इस्तेमाल करते हैं। अगर इसे बंद कर दिया गया तो एक बहुत बड़ी आबादी डिजिटल अर्थव्यवस्था से कट जाएगी। हाँ, ये भी एक बड़ी समस्या है। सरकार और बैंकों पर दबाव होता है, इसीलिए ये भेद्यता सिस्टम में बनी हुई है और अपराधी इसका फायदा उठा रहे हैं। ये वाकई डरावना है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो घबराने के बजाय तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए? अधिवक्ता अमन बाजपेयी के विधिक नोट्स में पीड़ितों के लिए एक बेहद स्पष्ट और तेज एक्शन प्लान दिया गया है। सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? पहला और सबसे अहम कदम है किसी भी राहगीर का फोन मांगकर तुरंत अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को कॉल करना और उस सिम को पूरी तरह से ब्लॉक करवाना, ताकि उस स्मार्ट चाबी को ताले तक पहुंचने से पहले ही बेकार कर दिया जाए। बिल्कुल। अगर सिम ब्लॉक हो गया तो कोई नेटवर्क नहीं आएगा, नेटवर्क नहीं होगा तो ना ओटीपी आएगा और ना ही 99 हैश काम करेगा। सही है। और दूसरा कदम? दूसरा कदम है तुरंत अपने बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके खाते को फ्रीज करवाना, ताकि अगर सिम ब्लॉक होने में कुछ मिनटों की देरी भी हो जाए तो बैंक से पैसा बाहर ना जा पाए। हाँ, और तीसरा कदम है अपनी यूपीआई सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करवाना। ये आप एनपीसीआई या सीधे अपने बैंक के जरिए कर सकते हैं। और चौथा कदम? चौथा कदम, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो है नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज करवाना। यहाँ पर एक सवाल उठता है। अगर फोन बहुत पुराना या सस्ता हो तो लोग सोचते हैं कि कौन थाने के चक्कर लगाए। क्या एक मामूली फोन के लिए एफआईआर दर्ज करवाना सच में इतना जरूरी है? ये सिर्फ एक गैजेट खोने का मामला नहीं है। दस्तावेजों के अनुसार एफआईआर एक कानूनी कवच का काम करती है। कानूनी कवच? वो कैसे? मान लीजिए उस चुराए गए सिम कार्ड का इस्तेमाल किसी को बम की धमकी देने या किसी और के साथ बड़ा आर्थिक घोटाला करने के लिए किया गया। अगर एफआईआर दर्ज नहीं है तो कानून की नजर में वो नंबर और उसकी जिम्मेदारी असली मालिक की ही मानी जाएगी। बाप रे! तो ये खुद को बेकसूर साबित करने का एक अग्रिम दस्तावेज है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और अगर अपराधी पकड़े जाते हैं तो कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई होती है? क्या ये सिर्फ मोबाइल चोरी का साधारण मामला बनता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला के विश्लेषण के अनुसार ये आईटी एक्ट की धारा 66C और 66D के तहत पहचान की चोरी यानी आइडेंटिटी थेफ्ट का मामला है। पहचान की चोरी? हाँ, और प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी का अत्यंत गंभीर अपराध है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता या जो भी नए आपराधिक कानून हैं, उनके तहत भी मामले दर्ज होते हैं। मतलब कोई डिजिटल दुनिया में असली उपयोगकर्ता का रूप धारण कर रहा है। सही कहा। इन अपराधों में कड़ी सजा और गैर जमानती धाराओं का प्रावधान है। लेकिन देखिए, कानूनी प्रक्रिया तो तब शुरू होती है जब अपराध हो चुका होता है। अगर हम बचाव की बात करें तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे फोन चोरी होने से पहले ही सिम को लॉक किया जा सके, ताकि भागदौड़ की नौबत ही ना आए? हाँ, और ये तरीका हर स्मार्टफोन में मौजूद होता है, जिसे सिम पिन लॉक कहते हैं। सिम पिन? ये स्क्रीन लॉक से अलग होता है क्या? बिल्कुल अलग। स्क्रीन लॉक फोन के बाहरी सॉफ्टवेयर को सुरक्षित करता है, जबकि सिम पिन उस प्लास्टिक के कार्ड के अंदर मौजूद माइक्रोचिप को लॉक कर देता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? जब आप सिम पिन लगा देते हैं तो जब भी फोन रीस्टार्ट होगा या वो सिम किसी नए डिवाइस में डाला जाएगा तो नेटवर्क पकड़ने से पहले स्क्रीन पर एक 4 अंकों का पिन मांगा जाएगा। ओह, मतलब जब तक पिन नहीं डालेंगे सिम टेलीकॉम कंपनी के टावर से कनेक्ट ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक समस्या नजर आती है। मान लीजिए किसी ने सिम पिन लगा दिया
और फिर कुछ महीनों बाद वो खुद ही अपना पिन भूल गया। हाँ, ये डर स्वाभाविक है। तो क्या वो खुद ही अपने नेटवर्क से बाहर नहीं हो जाएगा? असली मालिक के लिए ये सिरदर्द बन जाएगा। इसके लिए एक सुरक्षित बैकअप व्यवस्था होती है जिसे PUK कोड कहते हैं। PUK। अच्छा। अगर कोई लगातार 3 बार गलत सिम पिन डालता है तो सिम पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है और फिर PUK कोड मांगता है। ये कोड टेलीकॉम कंपनी के पास सुरक्षित रहता है। तो मतलब मालिक ID कार्ड दिखाकर कंपनी से कोड ले सकता है? बिल्कुल, लेकिन एक सड़क छाप चोर के पास वो समय या सुविधा नहीं होती। बिना सही पिन के वो सिम एक बेकार प्लास्टिक का टुकड़ा बन जाता है। समझ गया। और नोट्स में ई सिम का भी जिक्र किया गया है। ये सिम स्वैपिंग को कैसे रोकता है? ई सिम कोई भौतिक कार्ड नहीं होता जिसे फोन से निकाला जा सके। यह फोन के मदरबोर्ड के अंदर सीधे तौर पर जड़ी हुई एक चिप होती है। तो मतलब सिम स्वैपिंग की जड़ी कट गई। फोन चुरा भी लिया तो सिम बाहर निकाल ही नहीं सकते। एकदम सही। और अगर अपराधी उस ई सिम को किसी दूसरे फोन में डिजिटल तरीके से ट्रांसफर करने की कोशिश भी करता है तो क्या होगा? तो उसे कई स्तरों के प्रमाणीकरण से गुजरना पड़ता है, जैसे असली मालिक के ईमेल पर लिंक जाना या पुराने डिवाइस से QR कोड स्कैन करना, जो कि एक चोरी किए गए स्क्रीन लॉक्ड फोन के साथ अपराधी कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। ई सिम इस पूरी समस्या को सॉफ्टवेयर के स्तर पर ही खत्म कर देता है। कमाल है। इन सारे तकनीकी और कानूनी पहलुओं को देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि साइबर अपराधी तकनीक की जटिलता का नहीं, बल्कि उसके बहुत ही बुनियादी और पुराने हिस्सों का फायदा उठा रहे हैं। सही कहा। वित्तीय दुनिया की सुरक्षा एक ऐसे सिस्टम पर टिकी है जो OTP और एक छोटे से चिप के इर्द-गिर्द घूमता है। यही कारण है कि सिस्टम की खामियों को समझना बेहद जरूरी है। केवल मजबूत पासवर्ड बना लेना काफी नहीं है जब तक बुनियादी स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित ना हो। तकनीक चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, सावधानी ही सुरक्षा है। बिल्कुल। और इसी बात से एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। आज की पूरी अर्थव्यवस्था, करोड़ों का डिजिटल लेन देन, सब कुछ 1991 में इजाद हुए एक प्लास्टिक के टुकड़े और SMS के जरिए आने वाले OTP पर निर्भर है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। जिस तरह से अपराधी इसका इतनी आसानी से फायदा उठा रहे हैं, क्या वो समय दूर है जब ये पूरा OTP सिस्टम ही खत्म हो जाएगा? क्या भविष्य की बैंकिंग इस पुराने तरीके को छोड़कर पूरी तरह से बायोमेट्रिक्स जैसे हमारी आंखों की पुतलियां या चेहरे की 3D मैपिंग पर आधारित होगी? या क्या कोई नई ब्लॉकचेन तकनीक इस प्लास्टिक के सिम कार्ड की जगह ले लेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारी सबसे आधुनिक दुनिया एक ऐसी पुरानी तकनीक पर टिकी है जो अब सबसे कमजोर कड़ी बन चुकी है। ये ढांचा आखिर और कितने दिन टिक पाएगा? इस सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। सुनने के